कलयुग में एक्सपीरियंस करते हैं, इस प्रकार की नेगेटिविटी पिछले किसी भी युग में नहीं थी। उसके रीजंस हैं, क्योंकि पहले जो है लाइक एजुकेशन सिस्टम में ही बहुत मतलब बहुत अलग था एजुकेशन सिस्टम। अभी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम, उन्होंने डिक्लेयर किया था किस प्रकार से गीता को कोर्स में इंक्लूड करेंगे। सो वी आर क्वाइट होपफुल कि भगवत गीता जो है सिलेबस में कर जाएगी, और डेफिनेटली इट विल बी गुड। बट अभी ये नहीं मालूम कि क्योंकि टीचर्स को खुद ही नॉलेज नहीं है, तो हाउ दे आर गोइंग टू इम्पार्ट द राइट टीचिंग्स, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। बट स्टिल हमारे लिए प्रोग्राम्स करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और द थिंग्स आर डेफिनेटली विल बी इन अवर फेवर। तो इस समय जिस प्रकार की लड़ाई हर एक व्यक्ति लड़ रहा है, हाँ, उसका खुद का माइंड बहुत नेगेटिव हो चुका है। तो वहां से उसको ऊपर उठा करके नकारात्मक मन को, उसकी चेतना, उसको उठा करके सकारात्मकता की ओर ले जाना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। कई बार तो सिचुएशंस हमारे सामने ऐसी आती हैं जो कि हमको फोर्स करती हैं टू थिंक इन अ नेगेटिव वे। कि बस सिचुएशंस इस प्रकार से सामने नहीं आती है, हमारी अंदर की नेगेटिविटी ही इतनी प्रोमिनेंट रहती है कि एक पॉजिटिव सिचुएशन में भी नेगेटिव निकाल करके सामने रख देती है। सो दैट इज अ ड्रॉबैक। तो इस कारण से मैंने इस टॉपिक का चयन किया। आई जस्ट थॉट टू स्पीक ऑन दिस। तो व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मकता, कि किस प्रकार का हमारा एसोसिएशन है, किस प्रकार के हमारे मित्र हैं। हाँ, देखिए जैसे मैं जब मैनेट में था, स्कॉन के संपर्क में आने के पहले, मेरा पूरा कंसेप्शन ही अलग था जीवन को जीने का लेकर के। व्हाट दिस लाइफ इज ऑल अबाउट, पूरा कंसेप्शन अलग था। हम इस प्रकार से सोचते थे कि किस किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा भोग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, है ना। वो रिलायंस का ऐड आता था ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में तो इस प्रकार से हमको लगता था हम अपने बाहुबल से इस पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। और व्हेन वी आर यंग, तो उस समय पे क्या हमारे अंदर एक अलग प्रकार का जोश रहता है, और हाइपोथेटिकल बैकग्राउंड, हाइपोथेटिकल प्लेटफॉर्म पे हम लोग जो है सोचते रहते हैं, चीजों को रियलिस्टिक नहीं हो पाते हैं। मैं खुद ही देख सकता हूँ कि आज से 15 साल पहले मेरी थॉट प्रोसेस कैसी थी और अभी थॉट प्रोसेस किस प्रकार से है। हाँ, बस हर एक जगह हाउ मच आई कैन एंजॉय, हाउ मच आई कैन, कितना मजा मस्ती कर सकते हैं, केवल दैट वाज द सेंटर। लाइफ का क्या एम है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, व्हाट इज लाइक डेवलपिंग मेंटल मसल्स, व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इन द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। चेतना किस प्रकार से तीन प्रकृति के तीन गुणों में कार्य करती है, सब कुछ लेना देना ही नहीं था। सुख आने पे खुश हो जाना, दुखी आने पे दुखी हो जाना, इट्स मतलब एकदम जैसे नॉर्मल व्यक्ति जीता है उस प्रकार से चलते थे। तो इस नॉलेज ने कितना ज्यादा फायदा पहुंचाया है, इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भगवत गीता श्रीमद् भागवतम ने कितना ज्यादा फायदा पहुंचाया है अभी। एटलीस्ट मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे तो देख ही सकता हूँ। डेफिनेटली आई कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ ऑफ अदर्स एज वेल। सबसे पहली बात तो यह है कि मटेरियल वर्ल्ड से, भौतिक जगत से एक्सपेक्टेशन लेवल ही बहुत कम हो गई है। हाँ, क्योंकि भागवतम में बारंबार पढ़ते हैं तो एक ही चीज पढ़ने मिलती है। हाँ, भौतिक जगत जो है वो एक दुखालय है। हाँ, यहाँ पे हिमालय मतलब जहाँ पे हिम है, स्नो है। पुस्तकालय मतलब जहाँ पे पुस्तक है। दुखालय मतलब जहाँ पे दुख ही दुख है। तो दुखालय में जाकर के सुख ढूंढना यानी फिर वो मूर्खता है। तो इसीलिए अगर अगर आपको दुख मिलता है तो सोचिए कि हाँ नेचुरल है, इट्स नॉट अननेचुरल। इफ यू आर गेटिंग पेन, इट्स नेचुरल। तो सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली हमको इस भौतिक जगत से ही एक आध्यात्मिक जगत में जाना है जो कि अपने आप में सत्य है। दैट इज नॉट अ मिथ। तो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। द एम विथ विच वी आर लिविंग इज टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ। क्योंकि हम ग्रॉस बॉडी नहीं है, हाँ, क्योंकि हम सटल बॉडी नहीं है, हम सोल है। और इस प्रकार से काफी बार जीवन ले चुके हैं। तो क्योंकि अगर हम इस कैलकुलेशन के हिसाब से चलेंगे कि भौतिक सुख हमको कितना मिल रहा है, तो हमेशा ही दुखी रहेंगे। सबसे ज्यादा दुखी रहने का फॉर्मूला है कि आप बस यही सोचते रहो कि हम किस प्रकार से ज्यादा भौतिक रूप से सुखी रह सकते हैं। दैट इज अ फर्स्ट क्लास फॉर्मूला टू एक्सेप्ट मिजरी एंड सफरिंग इन अवर लाइफ। गौरांग प्रभु हमारे यहाँ के बहुत वरिष्ठ प्रचारक हैं।
वो बोलते हैं कि हमको अपने बेसिक्स को बारंबार रिवाइज करने की आवश्यकता है। बेसिक्स को रिवाइज जब नहीं करते हैं ना, तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि हम फिर से माइंड जो है वो हाईजैक कर लेते हैं हमारे इनहेरेंट नेचर को। प्रॉब्लम क्या होती है कि बेसिक्स कई बार हैं, नॉट दैट दे देमसेल्फ वांट टू लर्न फ्रॉम और we are also expected to become a very good observer in our life. That is the sign of intelligence. देखिए, अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये 9 लैडर्स होते हैं पूरे। हाँ, डिवोशन में किस प्रकार से हम लोग एक एक लैडर में ऊपर चढ़ते हैं। तो अधो श्रद्धा, ठीक है, बेसिक फेथ के साथ में चालू करते हैं। उसके बाद फिर साधु संग करते हैं, डिवोटीज का एसोसिएशन लेते हैं। इसके बाद में हम अपने आप को भजन क्रिया में एंगेज करते हैं। अब भजन क्रिया की इंटेंसिटी जितनी अच्छी होगी, उतनी अच्छी होगी हमारी अनर्थ निवृत्ति। अभी इस कारण से ये एफर्ट्स गिविंग पे इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि ठीक, भगवान की कृपा तो है हमारे ऊपर, पर हम किस मात्रा में एफर्ट्स लगा रहे हैं अपनी कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस मात्रा में हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी। देखिए, हृदय साफ रहना और पेट साफ रहना बहुत जरूरी है। पेट साफ नहीं रहने से 70 प्रकार की बीमारी आती है, बाबा रामदेव बताते हैं। करेक्ट। और हृदय साफ नहीं रहने से हम क्या क्या गुल खिलाएंगे हमको ही नहीं पता चलेगा, है ना। शरीर स्वस्थ रहना चाहिए और मन संतुष्ट रहना चाहिए, और हृदय और पेट दोनों साफ रहना। पेशेंट को जस्ट उसके टर्मिनोलॉजी डिफाइन करके छोड़ दिया। और गुडनेस तो बहुत ही अच्छा मोड है। एक्चुअली आप मेरे देखेंगे ज्यादातर सॉल्यूशंस जो है ना, मैं बोलता हूँ कि मोड ऑफ गुडनेस में आकर के वैसे ही मिल जाएंगे। देखिए, हम अगर अपने आप को आज से भी इम्प्रूव करने का सोचेंगे ना, तो बहुत लंबा समय लगेगा। जैसे पंखे को आप बंद करते तुरंत थोड़ी बंद हो जाता है, वो घूमते 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 उसको भी 30 40 50 सेकंड लग ही जाते हैं। करेक्ट। तो आज से भी अगर हम अपने आप में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे, तो ऐसा नहीं कि कल बदलाव आ जाएगा, इट विल टेक टाइम। हम कई बार फेल होंगे, कई बार पास होंगे। वैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, ऐसा थोड़ी कि सारी मैच जीतती चली जाती है। कुछ मैच जीतती है, कुछ मैच हारती है, पर खेलना नहीं छोड़ती, है ना। तो इसी प्रकार से हमको भी जो डिससेटिस्फैक्शन इज आल्सो बैड, वी नीड टू बी अ लर्नर, है ना। एक सेंटेंस हमने पहले बताया था ना, अपने आप से बोलना चाहिए कभी हम ज्यादा मॉरल्स हो रहे हो तो, कि मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ। क्योंकि जब आप हार मान करके मायूस हो जाते हैं, तो फिर गिर करके उठने की एबिलिटी आपकी नहीं रह जाती, तो फिर आप गिरे ही रह जाते हो। जब गिरे ही रह जाते हो तो और नुकसान होता चला जाता है। करेक्ट। तो taking learning lessons from the failure is the sign of wisdom. 5वां पैरामीटर मैंने लिखा lamentation, which is not constructive in nature. Without producing any constructive results, if we are lamenting, that is a sign of ignorance. 6th पैरामीटर है confusion, अस्पष्टता। तो इग्नोरेंस का व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, उसको पता नहीं रहता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे जीवन के बेसिस अगर स्ट्रांग नहीं रहेंगे ना, किस आधार पे हम अपने ले रहे हैं, तो कंफ्यूजन विल बी वेरी वेरी प्रोमिनेंट। आई हैव सीन इवन इन द लाइफ ऑफ वेरी गुड डिवोटीज, मतलब जो भक्ति रूप भक्त अच्छे हैं, डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बेसिस ही गलत है। उनको लगता है कुछ तो भी करने से कुछ तो भी हो सकता है। देन यू विल नेवर हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर डिसीजंस, है ना। तो अंदाजे से अगर काम करेंगे और अंदाजा गलत है, तो रिजल्ट भी गलत आएगा। 7th मैंने लिखा है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। स्टेज फियर जैसे लोगों को रहता है ना। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। कंटेम्पलेशन हमारा कितना स्ट्रांग है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्फिडेंस एज वेल, इफ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट एनीथिंग। तो 7th पैरामीटर इज लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस।
अच्छा, पैशन में क्या होता है, व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है दैट इज पैशन, एंड अंडर कॉन्फिडेंस मीन्स इग्नोरेंस, सो दैट इज इग्नोरेंस। देन एट्थ इज लेथार्जी, आलस, ज्यादा सोना, बॉडी को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा सोना, ये भी एक इंडिकेशन है ना। अदरवाइज कुछ किसी भी चीज को लेकर के फुर्ती ना होना, शरीर में आलस रहना, आलस की वजह से चार काम डिले करना, हालांकि प्रोक्रेस्टिनेशन नीचे भी आएगा। सो दैट इज एट्थ पैरामीटर। नाइन्थ पैरामीटर इज क्रिटिसाइजिंग नेचर, ब्लेम गेम, गलती तो हमारी थी पर हमने दूसरे पे थोप दी दैट इज ब्लेम गेम, नॉट एक्सेप्टिंग मिस्टेक। अब देखिए, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ अवर हैबिट्स। आज हम जिस भी स्थिति में हैं हमारी पुरानी आदतों की वजह से ही है। तो आज हम जितना सफल है, करेक्ट। अभी भौतिक जगत में लोग कितने कितने एफर्ट देते हैं ना, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हिमांशु प्रभु, वो एक वीडियो मैंने आपको भेजा है, जो वीडियोस भेजे थे उसमें से एक वीडियो आप दिखा सकते हैं। 1 मिनट 58 सेकेंड्स का जो वीडियो है, जिसमें दो बॉडी बिल्डर्स हैं। 1 मिनट, हाँ ये प्ले कीजिए। Very fast. Now. और अभी वो 31 सेकेंड्स का वो लेपर्ड वाला दिखाइए। कहते हैं 31 सेकेंड्स का दोबारा से दिखाइए, आगे का छूट गया।
अरे एक से कैसे लेके मुझे मतलब पैसे तो एक चाबी में वहां रख के देखा था कि चाबी नहीं मांगने का। अच्छा, किसी का म्यूट करना पड़ेगा। क्या वीडियोस आई थिंक थोड़ा सा अटक रहे थे। कोई दिक्कत नहीं, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बाद में आप देख लीजिएगा। तो पहले वीडियो में मैं जो कंसेप्ट में देना चाह रहा था वो बेसिकली ये था कि लाइक पहली बार जब मैंने देखा इस वीडियो को तो आई कुड सी लाइक कि एक व्यक्ति सिर के बल मतलब सिर के बल उसका सिर के बल मतलब उसको बैलेंस करना कितना मुश्किल हो रहा होगा। एंड सेकेंडली जो व्यक्ति चल रहा है उसके लिए इतना लोड के साथ में बैलेंस बना करके चलना कितना मुश्किल होगा। तो ये तो ठीक है 2 मिनट का वीडियो था, पर इसके पीछे की प्रैक्टिसेस उनकी कितनी कितनी स्ट्रांग ना रही होंगी ये हम समझ सकते हैं। तो पॉइंट विच आई वांटेड टू हाईलाइट इज दैट एफर्ट्स जो लोग अपनी भौतिक सफलता के लिए देते हैं वो काफी गुना ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू एफर्ट जो स्पिरिचुअलिस्ट जो हैं वो अपनी साधना के लिए देते हैं। तो इनके एफर्ट्स के कंपैरिजन में अगर आप 50% 25% एफर्ट देंगे ना तो भी हम आध्यात्मिक जीवन में काफी आगे बढ़ जाएंगे। दैट इज द पॉइंट। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इनको ये सब करने से केवल थोड़े से लोग थोड़ी सी तालियां मिल जाएंगी, थोड़ा सा शोहरत मिल जाएगी, थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल जाएगा, और ज्यादा कुछ नहीं मिलना, मूल रूप से कुछ नहीं मिलना। परंतु जो आध्यात्मिक रूप से हमको जो फायदा होने वाला है दैट इज समथिंग वेरी वेरी हाई। करेक्ट। सो है ना, जैसे कोई व्यक्ति अगर 10 रुपए के लिए बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है तो हमको 10 लाख के लिए हम कैसे मेहनत नहीं कर सकते, है ना। सो दैट इज द पॉइंट विच आई वांटेड टू एम्फसाइज। एंड सेकेंड वीडियो वो तो बहुत फास्ट था, वो तो आपको अलग से भेजूंगे तो समझ में आएगा कि लाइक डेस्परेशन इज द मदर ऑफ डिटर्मिनेशन। सो वहां पे एक लेपर्ड इतना डेस्परेट रहता है कि वह इतनी ऊंचाई से मतलब करीब 150-200 फीट ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। इसके बाद भी भाई वो हिरण तो भागेगा ही भागेगा, उसको तो अपनी जान बचानी, बट दैट चीता इज सो डेस्परेट टू कैच हिज प्रे कि कितना ही कुछ डिफिकल्टी आए, कितने ही कुछ लोग ऊपर खाबर गिर रहे हैं, ऊपर ऊपर हाइट से गिर रहे हैं, बट स्टिल ही इज कंटिन्यूअसली मेकिंग एफर्ट्स टू कैच हिज प्रे। सो ही इज सो डेस्परेट टू कैच, अल्टीमेटली कैच कर भी लेता है। सो इन दैट वे देखिए हमारी भक्ति में अलग अलग भक्त अलग अलग भक्ति के स्तर पे इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी एफर्ट्स मेकिंग एबिलिटीज अलग अलग हैं। एक व्यक्ति 5% ही एफर्ट दे पाता है, दूसरा व्यक्ति 10% एफर्ट देता है, तीसरा व्यक्ति 40% 50% एफर्ट देता है, चौथा व्यक्ति 60% एफर्ट देता है। एफर्ट्स जो व्यक्ति जितनी मात्रा में देता है उतना ही उसके अंदर परिवर्तन आता है ना। मैंने एक टॉपिक भी बनाया है, व्हेन सैक्रिफाइसेस बिकम्स अवर लाइफस्टाइल मिरेकल्स चेज आफ्टर अस। अगर सैक्रिफाइसेस हमारी लाइफस्टाइल ही बन जाएंगे, वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर द गुड कॉज, सैक्रिफाइस अवर बैड हैबिट्स, देन मिरेकल्स will follow us. So in that way, but surely since it is painful, it is not acceptable to the mind, that's why mind rejects us. अभी कोलेस्ट्रॉल मतलब अभी हमारे मंदिर में 25 भक्तों का मेडिकल टेस्ट करवाया हमने, जनरल मेडिकल टेस्ट करवाया, जिसमें 70 प्रकार के टेस्ट होते हैं, आरोग्यम प्रोफाइल बोलते हैं उसको। तो इसमें करीब 6 लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई निकला। कोलेस्ट्रॉल हाई निकला है तो डॉक्टर ने सलाह दिया तेल घी मीठा यानी वाइट शुगर नहीं खाना है, परंतु अब चूंकि अटैच्ड हैं खाने से तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। देख सकते हैं कि हमारे बॉडी के लिए नुकसान पहुंचाएगा, परंतु चूंकि अटैच्ड हैं तो अटैचमेंट की वजह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो जितना ज्यादा हम रजोगुण में रहेंगे ना उतने ज्यादा हमारे जीवन में अटैचमेंट्स और एवर्शंस दोनों रहेंगे। जितना ज्यादा हम मोड ऑफ गुडनेस में आएंगे ना उतना ज्यादा हम बुद्धि के गियर को लगाते हुए अपने अटैचमेंट्स को ओवरकम कर पाएंगे। देखिए बिना घी की चपाती मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, पर मेरा भी कोलेस्ट्रॉल लेवल 1 महीने पहले हाई निकला था तो पिछले 1 महीने से मैं बिना घी की चपाती खा रहा हूँ। करेक्ट। सो वी हैव टू अप्लाई विजडम केयर, क्योंकि मैं जानता हूँ आई हैव टू यूज दिस बॉडी फॉर कृष्णा सर्विस। करेक्ट। ये बॉडी सही से नहीं चलेगी, सही से कार्य नहीं करेगी तो मेरी सेवाएं भी हैम्पर हो जाएंगी।
मीठा भी मुझे बहुत पसंद है। अभी कल ही हमारे किचन में सिवई की खीर बनी थी, मेरी फेवरेट, पर मैंने नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? क्योंकि इट इज लाइक नेक्टर इन द बिगनिंग बट इट विल हैव पॉइजन एट द एंड। करेक्ट। डॉक्टर ने कहा है कि अभी आप 1-1.5 महीने परहेज करो, दोबारा आपका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाएंगे, एंड देन वी विल सी लाइक व्हाट यू कैन ईट एंड व्हाट यू कैन नॉट ईट। So although these things are like is difficult for me, but still I am also struggling. Correct. तो ये जो जो नेक्टर इन द बिगनिंग पॉइजन एट द एंड, या पॉइजन एट द बिगनिंग नेक्टर एट द एंड, ये दो कॉन्सेप्ट ही व्यक्ति ने अगर समझ लिए, उसका ये जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला जीवन तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा ही रहेगा। तो हमको बेसिकली हमारे इग्नोरेंस एस्पेक्ट पे वर्कआउट करने की आवश्यकता है। हाँ। अभी देखिए, मैं एक एक करके पैरामीटर्स आपके साथ में डिस्कस करूंगा। जैसे मैं बताया पहले आपको, 14, 17 और 18 चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने तीनों मोड्स के ऊपर में बहुत भर भर के बताया है, 3 मोड्स के ऊपर, है ना। तो इग्नोरेंस में अभी आप देखिएगा कौन कौन से पैरामीटर्स में जाकर के आप अटकते हैं, कहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा खुद का बिहेवियर इग्नोरेंस में जा रहा है। ठीक है, नोट्स तो शेयर हो ही जाएंगे, अगर आप नहीं भी लिख पाते तो कोई दिक्कत नहीं, नोट्स प्रॉपरली नोट्स आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो पहला पैरामीटर लिखा है थिंकिंग टू मच अबाउट पास्ट और थिंकिंग टू मच अबाउट फ्यूचर, दैट इज अ साइन ऑफ इग्नोरेंस। थोड़ा हमको प्रोएक्टिवली चलना है, थोड़ा हमको सोचना है, प्लानिंग करना है, करेक्ट। पर बहुत ज्यादा अगर हम सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रहा है पास्ट को लेकर के, तो ओवर थिंकिंग उतना फायदेमंद नहीं है, ना ही फ्यूचर को लेकर के, बट पीपल डू दैट एंड दैट इज नॉट गुड। देखिए जैसे एक पेंसिल से लिखने के लिए हमको उसको शार्पनर से छीलने की आवश्यकता है, पर ऐसा नहीं कि मतलब आधा घंटे के पेपर में 15 मिनट तक पेंसिल ही छीलते रहे। करेक्ट। For that 30 seconds is also enough. Okay, the planning must be there, but it's not like we will think so much that it will lead to the, we will lead the parameter, we will overcross the parameter of thinking. So that is first indicator. Second is हमारा इनसाइड अकोमोडेशन पूरा फुल है, हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज आएंगे 31 तारीख को, और अगर हमारी कुछ प्लानिंग ही प्रॉपरली नहीं है तो क्या होगा, फिर फेल हो जाएंगे। 11th है टाइम वेस्टेज, दैट इज आल्सो द इंडिकेशन ऑफ इग्नोरेंस। समय अगर हम अपना सदुपयोग नहीं कर पा रहे, समय हमारा किसी भी माध्यम से वेस्ट हो जा रहा है, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। जितने उन्नत हम भक्त बनेंगे उतना ज्यादा हम टाइम कॉन्शियस होंगे। कृष्ण क्या बोलते भगवत गीता में, हाँ, कालो अस्मि, आई एम द टाइम, आई एम द टाइम फैक्टर। वो अर्जुना, आई एम द टाइम फैक्टर। ये टाइम ही तो है जिसको हम बेसिकली, एक बिजनेसमैन इस टाइम को वेल्थ में कन्वर्ट करता है ना। ये टाइम फैक्टर ही तो है जिसको, जिसमें से एक स्पिरिचुअलिस्ट इस टाइम को स्पिरिचुअल क्रेडिट्स को अर्न करने में लगाता है। सो सो इन दैट वे ये टाइम ही तो जिसको एक स्टूडेंट जो है अपनी स्टडी गेन में लगाता है। सो एन एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज व्हाट, the amount of time which we have invested in learning about Krishna, in serving Krishna. Krishna consciousness means moment to moment consciousness. 12th पैरामीटर मैंने लिखा है लेट नाइट स्लीप एंड वेकिंग अप लेट, देरी से सोना और देरी से जागना। दैट इज आल्सो द इंडिकेशन ऑफ इग्नोरेंस। अच्छा, देरी से सोना और जल्दी जागना इज पैशन। क्योंकि आपकी स्लीप उतनी कम हो जाएगी ना, है ना। और देरी से सोना और देरी से जागना, दैट इज इग्नोरेंस। ओके। इसके बाद में फिर इनएबिलिटी टू होल्ड वाउस, दैट इज 13th पैरामीटर। आप कुछ वाउ लेते हैं पर उसको होल्ड ही नहीं कर पाते हैं, छूट जाती है। तो इनएबिलिटी टू मेंटेन टाइम टेबल, इनएबिलिटी टू मेंटेन कमिटमेंट, करेक्ट। So all these are the parameters. इसके बाद फिर नेगेटिव थिंकिंग इज 14th पैरामीटर।
प्रॉब्लम सेंट्रिक कॉन्शियसनेस। समाधान में भी समस्या नजर आती है इसका मतलब इग्नोरेंस है, और समस्या के बीच में समाधान नजर आता है, दैट मीन्स गुडनेस। 15th है प्रोक्रेस्टिनेटिंग इंपॉर्टेंट टास्क और एक्टिविटीज, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनको सबसे बाद में करते हैं, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। मैंने डेफिनेशन बताई थी ना, for the non-devotee Maya asks to not to surrender to Krishna, but for a devotee Maya asks to postpone the surrender. Postponing the surrender means postponing the important activities, so that is again the sign of ignorance. 16th है unable to act proactively, है ना, आखिरी समय पे जागना जैसे 2 बजे किसी की ट्रेन है, अब उसको 1 बजे ध्यान आ रहा है कि अभी तो मेरी पैकिंग ही नहीं हुई तो अब क्या हड़बड़ाते हुए पैकिंग करेगा अपने सामान की, उसमें से कुछ रखेगा कुछ भूलेगा, फिर स्टेशन पहुंचेगा, स्टेशन पहुंच के फोन लगाएगा, भाई मैं मोबाइल का चार्जर भूल गया कि मेरी जपमाला भूल गया उसके बाद दूसरों को भी परेशान करेगा, दूसरों को भी भगाएगा, दूसरे भी भागते भागते स्टेशन तक आएंगे, फाइनली जो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच करके उसको पता चलेगा कि कोई एक इम्पोर्टेंट चीज फिर भी वो भूल गया है। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। कौन से पैरामीटर की वजह से? अनेबल टू एक्ट प्रोएक्टिवली। एसेंस ऑफ भगवत गीता जो सीरीज है उसमें एक चैप्टर, एक बुक का नाम ही राधे श्याम प्रभु ने प्रोएक्टिव लीडर का दिया है। 4th बुकलेट है, 4 बुकलेट की सीरीज में, नाम ही उसका प्रोएक्टिव लीडर है। 17th लैक ऑफ पंक्चुअलिटी। लैक ऑफ पंक्चुअलिटी, क्लासेस में लेट जाना, आरती में लेट जाना, मीटिंग्स में लेट जाना, स्कूल कॉलेजेस में लेट जाना, कोचिंग्स में लेट जाना, किसी भी जगह लेट जाना लैक ऑफ पंक्चुअलिटी है। 18th है लैक ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन इज जस्ट नॉट पॉसिबल इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये गुडनेस का ही पैरामीटर है, हम कोऑपरेट नहीं कर पाते सामने वाले लोगों के साथ में, अच्छे लोगों के साथ भी कोऑपरेट नहीं कर पाते, दैट इज मिस्टेक। देखिए पंच पांडवों के बीच में कितना अच्छा कोऑपरेशन था, 10 प्रचेताओं के बीच में कितना अच्छा कोऑपरेशन था, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बीच में कोऑपरेशन था, कोऑर्डिनेशन था। इनफैक्ट आपके जो कौरव जो थे धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके बीच में भी अच्छा कोऑपरेशन था so that way 19th पैरामीटर इज बीइंग अनग्रेटफुल। किसी ने हमारे लिए बहुत कुछ उपकार किया है परंतु हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। 20th पैरामीटर है फॉरगेटफुलनेस, मिस्टेक ऑफ माइंड। इसमें तो सब मालूम नहीं कौन खिताब जीतेगा इसमें सभी लोग जो है वो फॉरगेटफुलनेस के शिकार रहते हैं हाँ, भूलते रहते हैं चीजों को। कई बार हमारे वक्त लोग माला करने ही भूल जाते हैं बोले 12 माला की थी, 4 माला सोची थी शाम को कर लेंगे सो गए, सुबह उठ के देखो कि अरे 4 माला तो कल की छूटी गई है सो दैट इज, है ना, कच्चा काम करना। 21 इज नॉन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, गैर जिम्मेदारी पूरा कार्य करना, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। 22nd पैरामीटर इज अनक्लीनलीनेस, है ना, साफ सफाई से नहीं रहना। क्लीननेस भी 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक एक बाह्य, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नली वी कीप आवरसेल्फ क्लीन एंड द सराउंडिंग क्लीन। अब देखिए हम लोग जैसे सुबह उठते ही साथ में हम लोग जो है जहाँ पे सोते हैं वहां पे पोछा लगाते हैं, थोड़ा साइड में भी पोछा लगा लेते हैं, तो उठते साथ ही जो है सबसे पहला कार्य क्या होता है? उठते साथ ही सबसे पहला कार्य रहता है पोछा लगाना, है ना, उसके बाद में फिर ब्रश करने के लिए जाते हैं। तो ठीक है, ये अब अच्छी हैबिट्स कुछ बन गई हैं तो उसके बेसिस पे लाइक वी बिकम द बेनिफिशियरी बिकॉज ऑफ गुड हैबिट्स। तो क्लीनलीनेस, इसके अलावा में पैरामीटर्स है बैक बाइटिंग, है ना, बैक बाइटिंग इज अनदर पैरामीटर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस।
पीठ पीछे निंदा करने को बोलते हैं मीटिंग। 24th पैरामीटर है टू मच ऑफ सेल्फिश नेचर, बहुत ही स्वार्थ व्यक्ति। और 25th मैंने लिखा है एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसीज, ये किसी प्रकार का भी हो सकता है, इस लास्ट पैरामीटर दिया है। kind of exploitative tendencies are characterized in the mode of ignorance। तो अभी आप देख सकते हैं कि बेसिकली कौन कौन से पैरामीटर जाकर के प्रयत्नशील रहना जरूरी है। देखिए मैं एक अपना लाइफ इंसिडेंस आपके साथ शेयर करूंगा, फिर देन वी कैन मूव टू क्वेश्चन आंसर। मैं जब सबसे पहले रिलायंस में मेरी पोस्टिंग हुई थी सासन थर्मल पावर प्लांट में, तो वो तो प्रोजेक्ट ही सही से स्टार्ट नहीं हुआ था। 2 महीने हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं था कार्य करने के लिए, तो कंपनी ने बोला चाइनीज सीखो, तो चाइनीज लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया। ठीक है, 2 महीने बाद कंपनी को लगा कि पैसा भी हम इनको इतना इतना दे रहे हैं बैठा करके इन लोगों को चाइनीज सिखा रहे हैं, कंपनी को लगा कि इनका हमारा लॉस हो रहा है, तो उसने हम लोग को नोएडा ट्रांसफर कर दिया। अब नोएडा चूंकि हमारा 2 महीने बाद ट्रांसफर हुआ था, तो सारे कोर डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी देवर ऑक्यूपाइड, तो हमको जो है साइड डिपार्टमेंट दिया, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी। तो मैं तो परेशानी हो गया, क्योंकि अभी मैं इलेक्ट्रिकल का व्यक्ति, अभी इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट दे दिया, मैं वहाँ क्या करूँगा। मैं एचआर ऑफिस जाकर के उनसे बोलता कि भाई मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा समय रह गया तो मैं इलेक्ट्रिकल ही भूल जाऊंगा। तो बोलते थे नहीं नहीं रुको, 1 महीने रुको, 2 महीने रुको, कर देंगे। अरे 1-2 महीने क्या, वो ऑलरेडी लाइक द टाइम वाज पासिंग लाइक एनीथिंग, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया। अब मैं तो शुरू कर दिया था मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेरे को लगा कि ये तो मतलब मैं, मेरा कैरियर ही खत्म हो जाएगा इस डिपार्टमेंट में रुक गया तो। सो आई वाज वेरी मच एंजाइटी। सीनियर्स तो बोलना शुरू किया, एक काम क्यों नहीं करते तुम, इन्वायरमेंट में ही एमटेक कर लो। तो मैंने कहा एक तो व्यक्ति गलत गाड़ी में बैठा है तो क्या अपना डेस्टिनेशन ही चेंज कर देगा। मतलब गाड़ी से उतर करके सही गाड़ी में बैठने की सलाह तो दूर, आप बोल रहे हो कि तुम्हें जाना था दिल्ली, कोई दिक्कत नहीं, अब तुम तमिलनाडु जाने का ही प्लान बना लो। मैंने कहा हाउ कैन यू इवन थिंक लाइक दैट। सो आई वाज इन एंजाइटी एक्चुअली दैट टाइम। तो फिर मैंने कहा कि अभी मैं साइट ट्रांसफर ले लेता हूँ। जनरली सिटी से साइट में कोई नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, क्योंकि साइट में कुछ भी नहीं है, वहां पे मॉल्स नहीं है ना, पीवीआरस नहीं है, होटल्स नहीं है, मतलब मटेरियल एंजॉयमेंट भी व्यक्ति का नहीं हो सकता। और काम शिफ्ट भी 11 घंटे की लगती है, ऑफिस आवर्स 8 घंटे के रहते हैं, साइट में 11 घंटे का जॉब रहता है। तो कोई भी ऑफिस से साइट में नहीं जाना चाहता। पर मैं इसमें कैरियर कॉन्शियस इतना ज्यादा था कि मुझे लगा कि इस डिपार्टमेंट में रह करके तो मेरा कैरियर ही चौपट हो जाएगा। तो मैं साइट में चला गया और वहां पे 11-11 घंटे का जॉब कर रहा था, और आधा घंटा जाना आधा घंटा आना। डेफिनेटली साइट में साइट अलाउंसेस भी रहते हैं, 6,000 पर मंथ मुझे वो मिलते थे, प्लस फ्री एकोमोडेशन मिलता था, प्लस फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिलता था, प्लस एक मतलब ठीक ठाक पैसे पे आपको फूड मिल जाता था। तो उसके साइड एडवांटेज या मॉनेटरी एडवांटेजेस काफी ज्यादा थे। सो बट अब यहाँ पे आए तो फिर यहाँ पे साधना बिगड़ना शुरू हो गई, क्योंकि 11 घंटे आप जॉब करोगे और 1 घंटे ट्रैवलिंग करोगे, तो फिर डेफिनेटली 16 वाला कब करोगे, बुक रीडिंग कब करोगे और हियरिंग कब करोगे। तो इस प्रकार से मेरी साधना खराब होना शुरू हो गई, तो फिर मैं फिर से एंग्जाइटी में आ गया, काफी टेंशन में आ गया। और वो सेफ्टी शूज पहन करके चलता था, 1-1 किलो के जूते रहते थे, तो पाँव में भी दर्द रहता था। तो फिर मुझे लगा कि अभी क्या करूं। तो देन आई थॉट कि अभी वो जो है मुझे वापस से नोएडा ट्रांसफर लेना पड़ेगा। अभी मेरे को करीब 1 साल के आसपास होने आ गया था। तो अब 1 साल होने तो आ गया साइट में, अभी टेक्निकल नॉलेज भी बहुत अच्छा हो गया, परंतु साधना गड़बड़ा रही है। मटेरियल कैरियर तो अच्छा जाएगा, आगे भी कभी कंपनी चेंज करूंगा तो कोई भी कंपनी हंसते खेलते ले लेगी, बिकॉज आई एम टेक्निकल पर्सन और टेक्निकल बैकग्राउंड मेरा स्ट्रांग हो चुका है। बट साधना कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, 8 माला चैंटिंग बीट्स पे होती थी और 8 माला काउंटर पे होती थी। तो मुझे लगा कि ऐसे तो मेरा आध्यात्मिक जीवन ही खराब हो जाएगा। तो फिर मैंने ऑफिस में आने के लिए ट्राई किया, तो ऑफिस के लिए सीधे सीधे मना कर दिया एचआर डिपार्टमेंट ने, कहा कि नो पॉसिबिलिटी एट ऑल, क्योंकि साइट से सिटी तो सभी जाना चाहते हैं। आज हम आपको भेजेंगे, कल के दिन औरों को भी भेजना पड़ेगा, और ऑलरेडी बहुत सारी रिक्वेस्ट हम रिजेक्ट कर चुके हैं, बिकॉज नो वन वांट टू वर्क इन साइट। आप यहाँ पे आए क्यों, अगर आपको ये सब था। तो हमने कहा भाई कैरियर कॉन्शियस व्यक्ति था, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के व्यक्ति को दे दिया था, इस कारण से आ गया।
तो मेरे सामने कोई चारा नहीं था, तो मैं क्या किया, हम तीनों भक्त थे, मैं, वंशीधारी प्रभु और शुभम प्रभु, तो हम तीनों ने रेजिग्नेशन दे दिया। हमने सोचा कि देख लेंगे, कुछ कोचिंग वगैरह पढ़ा लेंगे, परंतु इस प्रकार से साइड में अपना कैरियर नहीं खराब कर सकते। तो हम तीनों ने रेजिग्नेशन दे दिया। अच्छा, नौकरी तो कुछ थी नहीं और रेजिग्नेशन दे दिया, तो अंदर से थोड़ी घबराहट भी होती थी, पर एक चांस था कि रेजिग्नेशन अगर हम देंगे और कंपनी अगर हमसे पूछेगी कि ठीक है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो आखिरी ख्वाहिश हम बता देंगे कि हम जो है, अगर आप हमको सिटी में अगर आप हमको नोएडा ऑफिस में जॉब देते हो देन वी विल एक्सेप्ट। पर हमने कहा कि थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा हमको। तो हमने कहा ठीक है, कृष्ण ने तो खुद ही झूठ बोल करके दुर्योधन को फंसा दिया था, तो हम भी झूठ बोल देते हैं। तो हमने जो है, जब कंपनी कंपनी के एचआर मैनेजर ने बुलाया हमको, तो हमने कहा कि हमारी तो दूसरी दूसरी कंपनी में जॉब लग गई है, आपकी कंपनी में क्यों काम करेंगे, वैसे भी हमको साइट पसंद नहीं आती है। तो ऐसे झूठ बोल दिए, और इतना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोले कि उसको लगा भी नहीं कि मतलब इनका दूसरी कंपनी में नहीं होगा प्लेसमेंट। एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ में झूठ बोल दिए। तो उसको लगा कि यार मतलब बहुत क्या बोलते हैं, बहुत होनहार व्यक्ति है ये तो। इनके पास दूसरी कंपनी का जॉब है और हमारी कंपनी छोड़ करके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज से बताइए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप रिलायंस में ही कंटिन्यू करो। तो हमने कहा कुछ नहीं, अगर आप हमको नोएडा में जॉब दे देते हो तो हमारी समस्या नहीं है, हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो इस प्रकार से फिर एचआर मैनेजर ने हम तीनों को ही जो है वो एक एक करके, सबसे पहले शुभम प्रभु थे जो हमको वॉइस के कांटेक्ट में लाए थे, उनको सबसे पहले ट्रांसफर किया। और उसके बाद फिर वंशीधारी प्रभु ने रेजिग्नेशन दिया था, तो उनको फिर ट्रांसफर किया। हम लोग ने अलग अलग अंतराल में दिया था, नहीं तो लोग समझ जाते कि कुछ प्लानिंग के तहत दिया है। थोड़े थोड़े अंतराल में दिया। सबसे लास्ट रेजिग्नेशन मेरा था, तो उसके बाद फिर मेरा भी ट्रांसफर हो गया। तो शोले पिक्चर देखी है ना आप लोगों ने? उसमें क्या बोलता था गब्बर, तीनों बच गए। तो इस प्रकार से हम तीनों ही डिवोटीज जो है बच गए थे। और हमारी देखा सीखी अब बाकी जनता में भी खलबली मच चुकी थी, कह रहे ये तो बहुत बढ़िया प्रोसीजर है, हाँ रेजिग्नेशन दो और सिटी चले जाओ। हमको देख करके 3-4 ने और रेजिग्नेशन दे दिया, उन सबका एक्सेप्ट हो गया, नौकरी चली गई। तो स्पेशल गेट जो है ना साइड से ऑफिस का, ये भगवान ने अपने भक्तों के लिए ही खोला था केवल। उसके बाद भक्त लोग जब निकल गए उस गेट से तो गेट क्लोज हो गया। उसके बाद जितना ने दिया था वो साफ हो गए। सो ये एक हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा चमत्कारी एक्सपीरियंस था कि किस प्रकार से वी हैव टू टेक समटाइम सम रिस्क फॉर कृष्णा, एंड कृष्णा आल्सो प्रोटेक्ट्स एंड सेव्स हिज डिवोटी। और इसके बाद फिर हम लोग ने फिर नोएडा में आकर के बढ़िया 8 घंटे का जॉब कंटिन्यू किया। अब फिर जब जॉब करते करते फिर मुझे लगा कि अभी तो जॉब तो अच्छा चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, जॉब भी बढ़िया चल रहा है, और अभी इस बार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मिला था, डिपार्टमेंट भी बढ़िया था, उस इस प्रकार के बैकग्राउंड के साथ में जीवन भी अच्छे से निकाला जा सकता था। परंतु कहीं ना कहीं लग रहा था कि आश्रम में आकर के ज्यादा अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, और आश्रम में आकर के प्रीचिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो उसके बाद फिर अच्छी सिचुएशन रहते हुए भी 8 घंटे का जॉब था, सैटरडे संडे ऑफ था, देन फाइनली आई गिव रेजिग्नेशन। और उसके बाद फिर मैं इस्कॉन मंदिर उज्जैन जनवरी 2011 में ज्वाइन कर लिया। तो तो चूंकि ये इंसिडेंस बहुत एक टर्निंग पॉइंट वाला इंसिडेंस था हमारे जीवन से, इस कारण से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए। ऑलरेडी मैं अपने यूथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर चुका हूँ, आज शायद स्पिरिचुअल पावर यूथ ग्रुप में शायद पहली बार ही शेयर किया मैं। तो इस प्रकार से हमको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनने की आवश्यकता है, लाइफ इंसिडेंसेस से सीखने की आवश्यकता है, कृष्ण के हैंड्स को अपने जीवन में देखने की आवश्यकता है ना? सो इफ यू डू दिस देन आवर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू। व्यक्ति को, तो उसमें आपने जो लर्निंग दी कि किस प्रकार से जो व्यक्ति भौतिक जीवन के लिए इतना प्रयास कर रहा है उसका हम 25% भी करते हैं तो कितनी उन्नति हो सकती है।
और दूसरा आपने जो दूसरे वीडियो में जो चीते का दिखाया था कि चीता मैंने आपने जो उसमें मुझे मैं वर्ड भूल रहा हूँ आपने जो वो यूज़ किया था कि आज जो भी हमारी प्रोग्रेस है वो शो करती है हमारी डिटर्मिनेशन पर अपने एस्पिरेशन का मदर ऑफ डिटर्मिनेशन। हाँ, डेस्परेशन जो आपने बताई थी कि किस प्रकार से डेस्परेशन होनी चाहिए, तो उसके अनुकूल ही हमें परिणाम मिलते हैं। तो ये 2 या पॉइंट मुझे काफ़ी अच्छे लगे और बाकी आपने जो अपनी स्टोरी बताई, वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग थी कि थैंक यू। थैंक यू। नवीन सिंह प्रभु, देन श्याम सखा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु बहुत अच्छा क्लास था और हमेशा की तरह काफी अच्छे पॉइंट आपने बताए और बड़ा मतलब इंस्पिरेशनल होता है और लर्निंग होता है। और मैं एक वो पॉइंट नहीं, आज मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मतलब जो हम अच्छी प्रैक्टिसेस करते हैं तो उसका फर्क पड़ता है हमारे ऊपर जीवन में। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले मायापुर गया था, तो मायापुर 1 हफ्ते रहा मैं वहाँ। मतलब जो टूर था तो उसमें उस दौरान वहाँ मतलब उस जगह रहने का प्रभाव ये रहा कि मुझे चाय मैं पीता हूँ वो मुझे वहाँ जरूरत महसूस नहीं होती है, वहाँ हुई नहीं। और वो छूट सा गया और यहाँ आने के बाद भी काफी दिन तक छूटा रहा। लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी दुनिया में आया फिर धीरे धीरे करके फिर स्टार्ट कर दिया वहाँ। तो यह जो एक चीजें हैं, इस जगह का बड़ा प्रभाव होता है। मतलब जस्ट मैंने सोचा कि शेयर करूँ। जैसे मंदिर भी जाता हूँ तो बड़ा पॉजिटिविटी आती है, कई बार जैसे उज्जैन में जाता हूँ तो बड़ा पॉजिटिविटी आती है। तो चूंकि वहाँ बहुत सारे लोग ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं और अच्छे से रह रहे होते हैं, तो इन चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जस्ट एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। Thank you so much for sharing your nice experience. Hare Krishna. श्याम सखा प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा टॉपिक था आज का, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाना। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि अपने जीवन में अगर अपन होप यानी आशा ही अगर छोड़ देते हैं तो वही हमको नकारात्मकता की तरफ ले जाती है। तो हम कैसे हर समय आशावादी बने रहें जिससे कि हमारा स्पिरिचुअल भक्ति जीवन है वो भी हमेशा पॉजिटिव ही रहे। तो उस आशा को हम कैसे हमेशा बनाए रखें, क्योंकि आशा डाउन होने पर ही हमारा फॉलिंग शुरू होता है। तो उसके लिए अगर कुछ। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और जब हम फेलियर्स को मीट करते हैं तो क्या हम उस सदमे को झेल ही नहीं पाते कि मतलब ऐसा कैसे हो गया कि हमने ये काम कर दिया। है ना। तो उस वजह से क्या होता है कि व्यक्ति जी बहुत ज्यादा निराशा, बहुत ज्यादा उसको निराशा लगती है। जैसे आपको मृदंग बजाते नहीं आता है ना, और आपको स्टेज में भी मृदंग दे दिया, आपने कुछ तो भी बजाया और आ गए और लोग हंस भी रहे थे, तो भी आप बहुत ज्यादा निराशा नहीं होगी, क्योंकि आप जानते थे अपन को तो आती नहीं मृदंग बजाते। जो भी कुछ बताया बजाया तो ठीक है, मतलब बजा दिया तो बजा दिया, है ना। यू आर एक्सपेक्टिंग विथ योरसेल्फ वाज नॉट सो गुड, नॉट सो हाई। तो इस कारण से जितना ज्यादा हम जेन्युइनली विनम्र रहेंगे, जेन्युइनली हम्बल रहेंगे ना, उतना ज्यादा बेसिकली हमको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, निराशा फेस करने वाली। देखिए छोटे बच्चे गलती भी कर देते तो उनको ज्यादा कुछ ऐसा नहीं लगता कि अरे मतलब हमसे इतनी इतनी बड़ी गलती हो गई करके, है ना। वहीं पे हमारा अगर ईगो अगर हाई है तो फिर हमको लगता है कि अरे मतलब ऐसा कैसे, हाउ आई डिड दिस थिंग। तो इन दैट वे वी हैव टू जनरली बिकम हम्बल, वी नीड टू लर्न कि मतलब हमारी शक्ति से हम कुछ भी नहीं है ना। कृष्ण की कृपा हटी और दुर्घटना घटी। तो इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। तो अभी जो भी हम कुछ कर पा रहे हैं वो कृष्ण की इच्छा शक्ति, कृष्ण की कृपा से ही कर पा रहे हैं। जैसी कृपा हटेगी भगवान की वैसे ही दुर्घटना कट जाएगी। जैसे गुब्बार एक 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 गुब्बारा है ना, क्या बोलते हैं उसको, फुग्गा, फुग्गा, हाँ बैलून है। तो बैलून उसमें अगर हीलियम भरते हैं तो ऊपर चला जाता है, तो वो बैलून थोड़ी ऊपर जा रहा है, उसमें हीलियम भरी थी इस कारण से ऊपर जा रहा है। तो कृष्ण की कृपा हीलियम के रूप में है, वो जब तक भरी है जब तक वो ऊपर रहेंगे, जैसे धीरे धीरे कम होगी वैसे धीरे धीरे हम नीचे आ जाएंगे। सो दैट हीलियम इज कृपा। इसलिए भक्त अपनी एबिलिटीज पे नहीं गर्व महसूस करता है, बल्कि कृष्ण की कृपा मानता है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी एक इसमें ऐड करूं एक लाइन और। हाँ जी। प्रभु जी कृष्ण की कृपा है तो हम ऐसा क्या करें कि हम पर कृष्ण की कृपा सदा बरसती रहे।
कृष्ण की कृपा हमेशा प्राप्त करने के लिए हमको हमेशा किसी न किसी प्रकार से एफर्ट्स लगाते रहना पड़ेगा। वैष्णव सेवा करना चाहिए, वैष्णव निंदा नहीं करना चाहिए, है ना। और हमेशा हमारे लेवल पे प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए हमको। हमारा प्रयास ही हमारी सफलता की कुंजी है। We always need to endeavor, we always need to have learning spirit। हमेशा हमको सीखते रहने की आवश्यकता है। लर्निंग स्पिरिट हमारी हाई रहे, और और हमेशा हम मतलब कॉन्शियसली कार्य करें। हर जगह जितनी ज़्यादा हम कॉन्शियसली कार्य करेंगे उतना हमारा समय भी बचेगा और एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। अभी जैसे हमारे एक भक्त हैं, पहले हाँ कच्चा काम करते थे, अभी वो पक्का काम करने लगे। जैसे अभी कारपेंटर को पैसा देने थे, पैसा कुछ हमने कार्य कराया तो कारपेंटर को पैसा देना था, तो उन्होंने कहा वो कारपेंटर का 1,500 रुपये देना है। तो जैसे उन्होंने 1,500 रुपये दिया तो उन्होंने तुरंत उसे लिखवा लिया। तो लिखवा लेना पक्का काम है, बिना लिखाए देना कच्चा काम है। तो कच्चे काम से पक्के काम की तरफ अब वो आए, तो मुझे ये एटीट्यूड देख करके बहुत अच्छा लगा कि द सेम पर्सन हु वाज डूइंग द कच्चा काम प्रीवियसली इज नाउ डूइंग पक्का काम। That is good, that is the indication of wisdom। So we need to learn ourselves, we need to improve our mistakes। That is the attitude which we need to have। It will take time, gradually it will happen, it will definitely take time। सा निश्चयात धैर्यात, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। थैंक यू Okay, सो मच last, प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। okay, last श्रद्धा गुप्ता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि कई लोग बहुत सेल्फिश रहते हैं, तो हम उनके साथ कैसे डील कर सकते हैं? जैसे आपने अभी एक एग्जांपल और दिया, जैसे किसी के पास बहुत अपना पुराना जो कच्चा चिट्ठा रहता है उसको जैसे हमें पक्का करना है और हमारा पक्का है सामने वाले के साथ, हम फिर उसको कैसे डील कर सकते हैं? या कभी कभी मैं भी ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो बहुत हाईली सेल्फिश रहते हैं तो पहले तो मैं प्रयास करता हूँ कि अगर उसको अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर लें, क्योंकि मतलब लोगों के अंदर चेंजेस लाना भी इतना आसान कार्य नहीं है। पर अगर ऐसा है कि उनको अवॉइड नहीं कर सकते, कोई क्लोज रिलेटिव ही है ना, कोई क्लोज फैमिली मेंबर है, अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो फिर बेसिकली हमको अपनी एक्सपेक्टेशंस उनको पहले से क्लियर रखना जरूरी है। जैसे कोई व्यक्ति उधारी मांगता है और हम जानते हैं कि उधारी टाइम पर नहीं लौटाएगा, तो फिर हमको उसको किसी न किसी माध्यम से मना ही करना पड़ेगा, बिकॉज वी कांट अफोर्ड टू लूज मनी। तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस जब हम अपनी क्लियर करते हैं तो उस टाइम पे उसको थोड़ा सा धक्का लग सकता है, पर एक बार स्थिति क्लियर हो जाएगी तो फिर वो भी स्पष्ट हो जाएगा कि कितना हम उसको अलाउ करेंगे, कितना अलाउ नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस में जाकर के मैंने रिलायंस में बोल ही दिया था कि मैं बाहर का नहीं खाता। सबसे पहली बार जब लोगों ने सुना था तो उनको धक्का लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर फिर एक बार में स्पष्ट मैंने कर दिया तो बाद में फिर लोग मेरे को बार बार पूछ पूछ के परेशान नहीं करते थे कि ये वैभव ये खा लो ये खा लो। जबकि मेरे ही जो डिवोटी मित्र थे जिन्होंने स्पष्ट नहीं किया था ये चीज कि वो बाहर का नहीं खाते, कभी बोलते थे हमारा आज पेट खराब है, कहीं बोलते थे आज हमारा उपवास है, तो कहीं मतलब 50 बहाने बनाने पड़ते थे फिर उनको। और मुझे केवल एक बार स्पष्ट बताना पड़ा और कोई बहाना बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो स्पष्ट रह करके भी हम सामने वाले लोगों को इस प्रकार से डील कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम उन स्वार्थी लोगों की भी मदद करने के लिए तैयार हैं, बकायदा हमारा लॉस ना हो रहा हो, वी कैन स्टिल हेल्प देम, परंतु अपना नुकसान करते हुए नहीं। कोई विन विन सिचुएशन होती है देन इट्स ओके। और थोड़ा सा अगर उनको हम स्पिरिचुअली एजुकेट कर सके, आध्यात्मिक रूप से उनको अगर हम थोड़ा सा उनका ज्ञान कोश भर सकें तो फिर वो भी एक अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। पर वही मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति उस स्तर पर नहीं रहता कि जिसका ज्ञान कोश आप भर सको, तो देखना पड़ेगा कि व्यक्ति किस प्रकार का है। नहीं सुनना चाहते ना सब लोग। हाँ, तो फिर उसके लिए फिर हमको अपने आप को ही सेफ गार्ड करके चलना पड़ेगा, है ना। भाई गड्ढा है रोड में तो फिर हमको ही किनारे से अपनी गाड़ी निकालनी पड़ेगी। अब सारे गड्ढे तो रोड के हम नहीं भरने की स्थिति में है ना। तो इस प्रकार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सोनम द्विवेदी माता जी। हरे कृष्ण। कुछ बोलना चाहते हैं सोनम जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोग कैसे कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बना के चल सकते हैं, कैसे लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं, या कैसे ये कर सकते हैं कि किसी को कुछ बुरा ना लगे, या सभी को साथ लेकर उनके साथ कोऑपरेट अच्छे से हो पाए। एक्चुअली ऐसा ऐसी स्थिति में तो हम नहीं जा सकते कि किसी को भी बुरा ना लगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उनकी भी कंडीशनिंग्स है ना। तो उनकी जब कंडीशनिंग्स ब्रेक होंगी तो उनको तो खराब लगेगा ही लगेगा। हम अपनी तरफ से स्पष्टता रख सकते हैं, ऑनेस्टी रख सकते हैं, और कोऑपरेट करने के लिए हम टॉलरेट कर सकते हैं ऐसी चीजें जो कि टॉलरेट करने में, मतलब जो कि टॉलरेबल प्लेटफॉर्म पे हों, उन चीजों को हम टॉलरेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कभी भी किसी के भी साथ हम रहेंगे एक रिलेशनशिप में, टॉलरेंस तो रहेगा ही रहेगा। टॉलरेंस पैरामीटर। सो अपने अंदर का टॉलरेंस बढ़ा सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स को खुद एक्सेप्ट करने की एबिलिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इन सब पैरामीटर से एटलीस्ट एक एक ठीक ठाक व्यक्ति से एक अच्छे व्यक्ति के साथ में तो हम रेसिप्रोकेट अच्छे से कर ही पाएंगे। बट जैसे मैंने इसके पहले ही कहा कि नॉट एवरीवन इज ऑन दैट प्लेटफॉर्म कि जिसके साथ हम कोऑपरेट कर सकें। सामने वाले की तरफ से भी थोड़ा झुकाव जरूरी है, और हमारी तरफ से भी थोड़ा झुकाव जरूरी है। तो हमारे पार्ट में जो इम्प्रूवमेंट है उसमें जरूर से हमको इम्प्रूव करने के लिए इंथुसियास्टिक रहना चाहिए। कई बार ये मिलता है कि हमने हमारा सही से नहीं किया, या हमने हमारे पार्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ही सही से नहीं किया, और हम उसको देख भी नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? मिथ्या अहंकार की वजह से। तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग रहने चाहिए जो कि हमको ऑनेस्ट फीडबैक, ऑनेस्ट करेक्शन दे सकें, ताकि हम अपने पार्ट में इम्प्रूव कर सकें। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारा हमारे ऊपर है, दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस कम है। सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट हम अपने आप में ला सकते हैं, दूसरे में इम्प्रूवमेंट चाह करके भी कम मात्रा में ला पाएंगे। तो ये कुछ एक बेसिक्स हैं जिसपे हम वर्कआउट करके अपने अपने वैल्यू सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। ये बोलना चाहूंगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। ऑलरेडी 5 मिनट एक्सीड कर दिया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि